कट्टरपंथी पश्चिम बंगाल को सुलगा चुके हैं। मुर्शिदाबाद में लगातार हिंसा हो रही। नॉर्थ 24 परगना से लेकर मालदा तक जो तस्वीरें सामने हैं उनको देख करके आदमी सहम जा रहा है और टारगेट पर सिर्फ हिंदू हैं। और अब हिंदू संगठन इन्हीं तस्वीरों के बाद एक्टिव हो रहे हैं और एक मांग के साथ एक्टिव हो रहे हैं कि अब पश्चिम बंगाल में योगी मॉडल अपनाया जाना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म संकट में होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेता हूँ। यानी धर्म की रक्षा के लिए धरती पर किसी युक्त पुरुष को उतरना पड़ता है। देश में वक्फ कानून बनने के बाद बंगाल से आई तस्वीरें और वहां के लोगों का दर्द बता रहा है कि बंगाल के हिंदू संकट में हैं, लेकिन उनके सुनने वाला कोई नहीं है। सूबे की सीएम ममता बनर्जी पर मुसलमानों को समर्थन का आरोप लग रहा है और हिंदू खुद को बेसहारा और बेबस महसूस कर रहे हैं। बांग्ला में मोहम्मद बिन तुगलक का सरकार चल रहा है, अलाउद्दीन खिलजी का सरकार चल रहा है। चाकू छुरी लेके घर में घुस घुस जाके मार रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं, यहाँ अराजकता चलता है। पश्चिम बंगाल के ये हालात देखकर हिंदू संगठन भी परेशान है और अब इनका मानना है कि बंगाल में योगी को भेज देना चाहिए। बंगाल के अंदर योगी जी को भेज देना चाहिए ताकि हिंदुओं की रक्षा और सुरक्षा हो सके। साध्वी प्राची ने ये जो मांग उठाई है वो यूं ही नहीं है। यूपी की सत्ता संभालने के बाद से सीएम योगी ने जिस तरह सूबे की कानून व्यवस्था और धर्म रक्षा का बीड़ा उठाया है, यही वजह है कि संतों को भी सीएम योगी में एक युग पुरुष नजर आता है। बंगाल के अंदर योगी जी को भेज देना चाहिए ताकि हिंदुओं की रक्षा और सुरक्षा हो सके। दरअसल बंगाल में इस वक्त आग लगी है, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, लूटमार हो रही है और कट्टरपंथी सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और अब तो पानी में भी जहर घोलने की साजिश हो रही है। लेकिन सीएम ममता बनर्जी अत्याचार पर खामोश हैं। ये देख योगी आदित्यनाथ का भी खून खौल उठा है। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। यूपी में जब जब दंगे हुए, जब जब कट्टरपंथी ताकतों ने सिर उठाने की कोशिश की, तब तब योगी ने इनके अस्तित्व को मिटा दिया है। इसलिए अब लोग बंगाल में भी योगी की डिमांड कर रहे हैं। बंगाल का जो अभी का जो स्थिति है, बंगाल का जो अभी का जो सिचुएशन है, यहाँ पे बुलडोजर छोड़ के और योगी आदित्यनाथ जी जैसा एक सक्षम प्रदेश को चलाने वाले एक मुख्यमंत्री का जरूरत है। बंगाल का अभी जो हालत है तो योगी जी सुधार सकते हैं, जितना मुझको लगता है और बंगाल का दूसरे आम नागरिकों को भी लगता है। बंगाल में जो हालत है बंगाल का, उसके लिए हम क्या पूरा बंगाल चाह रहा है कि योगी आदित्यनाथ जैसा ही यहाँ सीएम चाहिए। हर चीज का करप्शन पूरा बढ़ गया है, सबका दवाई एक ही है, योगी जी। योगी जी को लेके आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनका जैसा मुख्यमंत्री अगर यहाँ होने से सब चीज एकदम पश्चिम बंगाल पूरा सुधर जाएगा। पश्चिम बंगाल में इस वक्त हिंदू खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है और जहां ऐसे हालात होते हैं वहां एक मजबूत नेतृत्व की आखिर उम्मीद होती है। इसलिए योगी का फॉर्मूला आज बंगाल को चाहिए। अगर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर योगी जैसे मुख्यमंत्री को वहाँ पर बैठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि ये सब जो अराजकता वहाँ हो रही है ये रुक सके। निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल को बहुत सही कर सकते हैं। बंगाल में क्या योगी आदित्यनाथ जी जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ अपने आप सिस्टम ये सब खत्म होता चला जाएगा। पश्चिम बंगाल में लूटमार, आगजनी और खुलेआम हिंसा हो रही है। हिंदू बेसहारा, बेबस और बेरहम हालात में घुटता हुआ दिख रहा है। बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं।
इन सबके बीच ममता बनर्जी कट्टरपंथियों के आगे सिर झुकाए खड़ी हैं। इसीलिए अब बंगाल में योगी को भेजने की मांग उठ रही है, क्योंकि वो दंगाइयों के काल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन एक तस्वीर और है जिसका सामने आना जरूरी है, आप लोगों के का देखना जरूरी है। बंगाल में हिंदुओं की चीखें, बंगाल में हिंदुओं का दर्द, बंगाल में हिंदुओं की बर्बाद होती जिंदगी और सत्ता का मौन, ये सारी तस्वीरें देश के सामने। और सत्ता के मौन को तोड़ने के लिए, सत्ता में पसरे सन्नाटे को तोड़ने के लिए अब देश भर से आवाजें उठ रही हैं। ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगातार लगता रहा है, लेकिन अब यह आरोप एक कदम आगे बढ़ा और लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की नहीं बल्कि सिर्फ मुसलमानों के लिए मुख्यमंत्री। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आरोप पर देश के हिंदू, देश के मुसलमान क्या कहते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। কিসের দাঙ্গা, কিসের যুদ্ধ, কিসের অশান্তি? Mamata has now become the chief minister of Muslims, not the chief minister of Bengal. ममता बनर्जी अब बंगाल की नहीं बल्कि मुसलमानों की मुख्यमंत्री बन गई हैं। ये कहना है बंगाल के तमलुक से बीजेपी सांसद अभिजीत गांगुली का। पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं वो इस बयान को सच साबित कर रहे हैं। बंगाल में नफरत की आग लगी है और इस आग में हिंदुओं के सिर्फ घर नहीं, उनकी उम्मीदें, आस्था और अस्मिता जल रही है। मुसलमान हिंदुओं पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी इस पर खामोश हैं। Mamata is triggering this situation by giving them tacit support for killing the Hindus. Mamata has now become the chief minister of Muslims, not the chief minister of Bengal. वक्फ के विरोध में कट्टरपंथी इतने अंधे हो गए हैं कि महिलाओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये दावा है केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने इसे मानवीय संकट बताया है। उन्होंने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हिंदू महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई। दंगे के दौरान मुर्शिदाबाद में महिलाओं के साथ बर्बरता की गई। सुकांता ने राज्यपाल से इस मामले में दखल देने की मांग की है। बंगाल में आज हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है, लेकिन ऐसे मौके पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, घर में घुसकर मारा जा रहा है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की बात सुनिए, जो कह रहे हैं कि जब हिंदुओं का ही कत्ल हो रहा है तो वो कैसे नववर्ष मनाएं। হিন্দুদের কাটছে ভাই মুর্শিদাবাদে, বাড়িতে ঢুকে গলা কেটেছে, বলছে এর পরের পরবে জবাই করবে। বাড়িতে ঢুকে কাটছে, হিন্দুদের কাটছে ভাই মুর্শিদাবাদে, বাড়িতে ঢুকে গলা কেটেছে, বলছে এর পরের পরবে জবাই করবে। বাড়িতে ঢুকে কাটছে। बंगाल में हिंदू अपने ही राज्य में शरणार्थी बन गया है, पलायन कर रहा है, रिलीफ कैंप में छिप रहा है, क्योंकि ममता राज में उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। डर से बहुत छोटा छोटा बच्चा है, बहुत लोग वहाँ पे बहुत लोग हैं, चले गए हैं, चले लगा जल गए। हमको क्या करेगा, सो तो घर करने का चाहेगा, हम लेना का देना है, छोटे छोटे बच्चा है। जीवन जो जी रहे वही एक ही कपड़ा में 3-4 दिन से मकान में कोई रहने नहीं पाता। घर का जो आसपास जो हम लोग जो रहते हैं सब उसमें हम लोग सब खाना उना जो आता है खिचड़ी खा के 3 दिन से ये सब जी रहे हैं। आज जो बंगाल में हो रहा है वो साजिशन पलायन को मजबूर करने जैसा है। हिंदुओं को दबाकर, आतंकित कर उसे भगाया जा रहा है। दीदी के बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में सीधे सीधे हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है और साफ साफ ये दिख रहा है कि ममता बनर्जी कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही हैं। चारों तरफ घाट लिया, थोड़ा बाधा दिख गया हम लोग, तो हम लोग को बम चार्ज कर दिया। बम चार्ज करने का डर लग रहा है हमको, हम इधर उधर चला गया। पुलिस प्रशासन है नहीं था कोई, सुबह से जो लोग तंग कर रहा था, मारेंगे काटेंगे कर रहा था। थाना वाला पुलिस एमएलए एमपी सब आया बाद में, जब यहाँ 2 मर्डर हो गया, कोई उठाने वाला हॉस्पिटल लेके जाने वाला नहीं था। ममता बनर्जी को याद रखना होगा कि मुख्यमंत्री पद किसी मजहब की जागीर नहीं है, ये पूरे राज्य की जिम्मेदारी है। अगर ममता सरकार सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की हिमायती बनेगी तो बंगाल के हिंदू कहाँ जाएंगे। कोई किसी का सपोर्ट नहीं मिल रही है मेरे को। कभी ऐसा सिचुएशन जैसे कल ये जो हमला हुआ, प्रशासन का कोई नहीं आया, इतना फोन किया, फोन करने के बाद भी नहीं आया। जब ये हमला मिट गया उसके बाद प्रशासन आ रही है। पूरा फैमिली को लेके अभी शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, चले जाएंगे। कैसे रहेंगे? हाँ, 2 आदमी को, बाप बेटा को मार दिया है जान से, कैसे रहेंगे? इसलिए हम लोग ओती के घर जा रहे हैं।
गांव छोड़ के। जब वक्फ कानून के प्रोटेस्ट की आड़ में बंगाल में हिंदू महिलाओं से बदसलूकी हो रही है, जब दंगों में महिलाओं पर हमला हो रहा है, तब ममता की ये चुप्पी क्या कट्टरपंथियों का समर्थन नहीं है? पियाली मित्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन पश्चिम बंगाल में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। हिंसा है, आगजनी है, लूटपाट है, और इन सब के बाद जो सच सामने आया वो हैरान करने वाला है। क्योंकि आपको मुर्शिदाबाद की तस्वीरें दिखाई, मालदा की तस्वीरें दिखाई, दिनाजपुर की तस्वीरें दिखाई, और बताती हैं कि बंगाल अब आतंक की मानो एक नई प्रयोगशाला बन चुका हो। और मुर्शिदाबाद की हिंसा यूं ही नहीं हुई, एक प्लानिंग का हिस्सा है, जहां खास मकसद के तहत सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाया गया। मुर्शिदाबाद में आईएसआईएस का खौफनाक प्लान, आईएसआई की मदद से बंगाल को सुलगाने की साजिश। क्या बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश है? पश्चिम बंगाल जल रहा है। सवाल सिर्फ हिंसा का नहीं, सवाल है उस खौफनाक साजिश का जो बंगाल की जमीन पर पल रही है। क्या बंगाल के जरिए भारत को कमजोर करने की तैयारी है? क्या आईएसआईएस की स्लीपर सेल भारत में छुरा घोंपने की साजिश कर रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी के बंगाल में हिंसा के बाद जो पर्चे मिले, उन्होंने देश को हिलाकर रख दिया। इन पर्चों में उर्दू में लिखा कि इस्लामिक स्टेट ऑफ बंगाल। हैरानी की बात यह कि हूबहू यही लाइन, यही शब्द पहले भी बांग्लादेश की हिंसा में सामने आ चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक बंगाल के 3 जिले मालदा, मुर्शिदाबाद और दिनाजपुर, यहां मिले पर्चों में लिखा है इस्लामिक स्टेट ऑफ बंगाल और जिक्र है इस्लामिक खिलाफत का। यानी पर्चों में भारत में कट्टरपंथी हुकूमत कायम करने की बात कही गई और कहा जा रहा है कि पर्चे हिंसा भड़काने के लिए बांटे गए। इन पर्चों में इस्लामिक खिलाफत यानी कट्टरपंथी विचारधारा जो लोकतंत्र को मिटाने की बात करती है, जो संविधान को नहीं मानती। जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, आईसिस, अल-कायदा, क्या मुर्शिदाबाद की घटना में ये सीधा का सीधा जुड़ा हुआ है? सवाल सबसे बड़ा ये है कि मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से पूरा का पूरा साजिश रचा गया, उसमें सीधी तौर पर ताबड़तोड़ इन लोगों की जो कोशिश है उसकी साफ छवि दिख रही है। हालांकि इंटेलिजेंस अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं कर पाई है, लेकिन पैटर्न देख के ऐसा लगता है कि मुर्शिदाबाद की घटना में कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवादी संगठन है उसकी साजिश यहाँ पे रची हुई है। बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा वो जिले जो बांग्लादेश की सीमा से सटे हैं, यहाँ से लगातार अवैध घुसपैठ, नकली नोट और रोहिंग्या नेटवर्क की खबरें आती रही। और अब बात रामजी लाल सुमन, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। पहले राणा सांगा पर बयान दिया, करणी सेना को दुश्मन बनाया, और अब सनातन पर प्रहार करते हुए हिंदुओं के डीएनए पर अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद सवाल उठा रहे हैं। रामजी सुमन ने मंदिरों को लेकर भी बयान दिया और इसलिए अब आगरा में हिंदू महासभा रामजी लाल सुमन के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। पहले राणा सांगा को लेकर अपमानजनक टिप्पणी। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। फिर मंदिर को लेकर विवादित बयान। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। अब हिंदुओं के डीएनए पर सवाल उठाया। जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुम्हें किसका डीएनए लगता है? ये समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन हैं। समाजवादी पार्टी के ऐसे बयान बहादुर जिनका काम बस सनातनियों पर प्रहार करना है, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना है। रामजी लाल सुमन ने एक बार फिर हिंदुओं और सनातन को लेकर विवादित बयान देते हुए हिंदुओं के डीएनए पर ही सवाल उठा दिया है। ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर
डीएनए है, तुमने किसका डीएनए देना बताओ? जब तुम बाबर को कहोगे कि रामजीलाल सुमन ने हिंदुओं के डीएनए पर सवाल उठाया तो हिंदू महासभा ने आगरा के मंदिरों में रामजीलाल सुमन की एंट्री पर बैन लगा दिया है। आगरा में बकायदा मंदिरों के बाहर पोस्टर बैनर लगाया गया है जिसमें लिखा गया है कि रामजीलाल सुमन मंदिर में प्रवेश न करें और उन्हें पूजा पाठ से भी रोका जाए। यही नहीं, कल सुबह 11 बजे बड़ी संख्या में हिंदू महासभा के कार्यकर्ता आगरा के जिला अस्पताल में डीएनए टेस्ट भी कराएंगे। रामजीलाल सुमन के बयान को लेकर संत समाज में भी काफी गुस्सा है। हम अपनी व्यवस्थाएं देखते हैं, बाकी के बौद्ध हमसे अलग नहीं है, वो सब हमारे ही हैं। यदि अगर बौद्धों का मंदिर है तो फिर इन मुसलमान आक्रांताओं से बौद्धों के मंदिर भी अतिक्रमणकारियों के अतिक्रमण से मुक्त होने चाहिए। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब रामजीलाल सुमन ने सनातन विरोधी बयान दिया है, लिहाजा बीजेपी अब रामजीलाल सुमन की सोच पर ही सवाल उठा रही है। एक घटिया पॉपुलैरिटी प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है। ये इतने से मरे हुए थे, सोए हुए थे समाजवादी पार्टी में और किसी तरह सांसद बन गए हैं, तो मुझे लोग जान जाएं, इस वजह से उन्होंने जानबूझ करके घटिया बयान दिया है। राणा सांगा पर बयान देकर पहले ही रामजीलाल सुमन ने करनी सेना को अपना दुश्मन बना लिया है और अब सनातन विरोधी बोल से हिंदू समाज में भी रामजीलाल सुमन के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ साथ झारखंड के मंत्री की बात बताता हूं आपको। झारखंड के मंत्री कह रहे हैं कि उनके लिए संविधान से बड़ा शरीयत है। इसी पर हंगामा शुरू हो चुका है। झारखंड के मंत्री बोले, पहले शरीयत फिर संविधान। शरीयत पर छिड़ी लड़ाई तो मंत्री की सफाई आई। नहीं, हम क्या बोले हैं कि मेरे सीने में कुरान है और हाथ में संविधान है। संविधान में जितनी भी चीज़ें हैं वो सबको हमने दिल से माना। बड़ी बहस, संविधान बड़ा या शरीयत? देश का संविधान हमारी एकता, हमारी ताकत, हमारी पहचान। लेकिन अब इसी संविधान को डायरेक्ट चैलेंज किया जा रहा है, वो भी किसी आम आदमी की तरफ से नहीं। एक मंत्री ने सीधा ऐलान कर दिया, मेरे लिए संविधान से बड़ा शरीयत है। जी हां, ये बयान दिया झारखंड सरकार में मंत्री हफीजुल हसन ने। हेमंत सोरेन के मंत्री हफीजुल हसन का यह बयान एक कट्टरपंथी सोच दिखाता है। ये बयान दर्शाता है कि एक विचारधारा अब खुलकर भारत के संविधान को ठेंगा दिखा रही है और सत्ता में बैठकर उस सोच को फैला रही है। अगर एक मंत्री कहे कि मेरे लिए शरीयत ही सब कुछ है, तो फिर सवाल उठता है, क्या वो भारत की जमीन पर शरीयत राज लाना चाहता है? पिछले कुछ दिनों से जम्मू का जंगली इलाका आतंकियों के लिए सेफ हाउस बन चुका है। पाकिस्तान से घुसपैठ कर आने वाले आतंकी यहां रह रहे हैं, सेफ हाउस बना रहे हैं और जैसे ही मौका मिलता है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन अब वैसे ही सेफ हाउस को खत्म किया जा रहा है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। जम्मू के जंगल में आतंकी ठिकाना एक्सपोज। जी न्यूज के कैमरे पर आतंकियों का सेफ हाउस। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुए मुठभेड़ में जिन 3 आतंकियों का खात्मा हुआ, उनके ठिकाने पर भी बड़ा खुलासा हुआ। वो गुप्त गुफा जहां ये दहशतगर्द भारतीय सेना से बचने के लिए छिपे थे। ये आतंकवादी चटरू के जंगलों के एक सेफ हाइडआउट में थे और तैयारी थी लंबे समय तक यहीं रहने की। ये तस्वीरें देखिए, यहीं पर आतंकियों का ठिकाना था। इसके अंदर 5 से 6 लोगों के रहने का इंतजाम था और 15 से 20 दिन का खाने पीने का सामान मौजूद था।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छात्रू इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 दिन पहले 3 पाकिस्तानी आतंकियों को यहां पर मार गिराया था, जिसमें कि जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़े हुए आतंकी थे। आपको बता दें कि आतंकी लंबे समय से इस इलाके में यहां पर रह रहे थे। इस तरह के सबूत मिले हैं और साफ तौर पर जी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव विजुअल्स और फोटो से साफ तौर पर पता चलता है कि ये आतंकी जो है एक हाइडआउट में रह रहे थे। ये हाइडआउट नेचुरल है पूरी तरह से, एक पेड़ जो है वो कटा हुआ नीचे गिरा हुआ है और उसके बीच में एक गुफानुमा हाइडआउट बनाकर ये आतंकी जो है वहां रह रहे थे। इस तरह के पहले भी कई सारे सबूत सुरक्षा बलों को मिले हैं कि आतंकी लगातार इन हाइडआउट्स की मदद से ही यहां पर छुपने में कामयाब होते हैं। चौंकाने वाली बात यह कि आतंकियों ने यहां पर वाईफाई सेट भी तैयार किया था। उनके पास सोलर पैनल, जीपीएस डिवाइस बरामद हुए। इसके अलावा गैस सिलेंडर, चार्जर, बैटरी, कपड़े, दवाइयां, कुरान और भारी मात्रा में हथियार। यानी आतंकियों की प्लानिंग सेफ हाउस में लंबे समय तक रहने की थी। इस हाइडआउट से भी गैस सिलेंडर के साथ साथ दवाइयां, खाने पीने का सामान, कपड़े, रक्सैक बैग्स, कुछ गोलियां और साथ ही साथ एम्युनिशन के साथ साथ कुछ सैटेलाइट डिवाइसेस, केबल्स और जो धार्मिक किताबें हैं वो भी यहां पर बरामद हुई हैं। ये साफ तौर पर दर्शाती हैं कि आतंकी लंबे समय से यहां पर रह रहे थे और कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस हाइडआउट से ही पूरी प्लानिंग यहां पर उसको अंजाम देते थे और कहीं ना कहीं मूवमेंट करने के लिए भी लगातार इन्हीं हाइडआउट्स की मदद जो है वो यहां पर ली जाती थी ताकि आसानी से छुप सके और सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जब चलते थे उसमें ये कहीं ना कहीं बचकर यहां निकलते थे और इन्हीं हाइडआउट्स में छुपते थे और पूरी प्लानिंग यहीं से की जाती थी। हालांकि कॉम्बिंग ऑपरेशन में ऐसे और भी सेफ हाउस की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है ताकि इन्हें खत्म किया जा सके। हालांकि सुरक्षा एजेंसीज मान रही हैं कि आतंकियों को ये सामान पहुंचाने के लिए ओवरग्राउंड वर्कर्स भी रोल में रहे और अब ऐसे ही ओवरग्राउंड वर्कर्स की तलाश की जा रही है। खासतौर पर इस तरह के जितने भी हाइडआउट्स उन इलाके में यहाँ पर बने हुए हैं, जो नेचुरल हैं या आर्टिफिशियल बनाए गए हैं, उनको यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है और साथ ही साथ ओवरग्राउंड वर्कर्स का जो बड़ा नेटवर्क जो इन आतंकियों को लगातार मदद कर रहा है, चाहे वो इस तरह के लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना हो, साजो सामान वहाँ पहुँचाना हो, खाने पीने का सामान, कपड़े, कंबल, इस तरह के सामान पहुँचाने में एक ओवरग्राउंड वर्कर्स का बड़ा नेटवर्क इनकी मदद करता है। ऐसे में अब सुरक्षा बल उनके खिलाफ भी बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि आतंकियों के ओवरऑल इकोसिस्टम को यहाँ पर ध्वस्त किया जाए। तो आतंकियों के खिलाफ दूसरा ऑपरेशन चल रहा है पुंछ के सुरनकोट इलाके में, जहां से 3 आतंकियों को घेरा गया। ये मुठभेड़ कल देर शाम तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने को एक इनपुट मिला कि इलाके लसाना में कुछ आतंकी जो हैं वो यहाँ पर घूम रहे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने एक बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो शुरू किया आतंकियों की धरपकड़ के लिए, जिसके बाद आतंकियों ने यहाँ पर गोलाबारी शुरू कर दी और साफ तौर पर बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों ने यहाँ पर मुंहतोड़ जवाब दिया और बताया जा रहा है कि लगातार आतंकियों के साथ अब मुठभेड़ जो है वो जारी है। रुक रुक कर रात भर फायरिंग जो है वो होती रही है और 2 से लेकर 3 आतंकियों के ट्रैप होने की खबर जो है वो सामने आ रही है। घाटी में पिछले कुछ दिनों से सिक्योरिटी फोर्स हाई अलर्ट मोड पर है और चुन चुन कर आतंकियों को खत्म किया जा रहा है। लगातार जो एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबियां यहां पर मिल रही हैं और इस ऑपरेशन में भी 2 से लेकर 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घिरा हुआ है और जल्द से जल्द ढेर कर इन्हें सुरक्षा बलों की कोशिश है कि आतंकियों के नापाक इरादों पर यहां पर पूरी तरह से पानी फेर दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मानिकेनी, सदजतपुर, आजी मीडिया, जम्मू। 26/11 के मुंबई हमले को लेकर एक खुलासा हुआ और खुलासा यह कि 26/11 से पहले मुंबई अटैक को एक बार टाल दिया गया था। यानी मुंबई को दलाने की प्लानिंग नवंबर से पहले बन चुकी थी, लेकिन समंदर की वजह से इस पर पानी फिरा। तमाम राज्यों से पर्दा तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के बाद उठ रहा है और जांच एजेंसीज कई और खुलासे भी करने वाली है। 26 नवंबर 2008 ये वो तारीख थी जब हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी मुंबई पर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था। पाकिस्तान से समंदर के रास्ते आए आतंकवादियों ने 3 दिनों तक मौत का तांडव किया, जिसमें सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। मगर यह खूनी खेल कुछ दिन पहले होने वाला था, जिसे समंदर की लहरों ने टालने पर मजबूर कर दिया था। जी हां, वही समंदर जिसे रास्ता बनाकर कसाब और उसके साथी मुंबई में दाखिल हुए थे। उसी समंदर की लहरों ने उन दहशतगर्दों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया था। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के बाद यह बड़ा खुलासा हुआ है
अमेरिकी जांच एजेंसी ने एनआईए को सौंपी गई एक रिपोर्ट में बताया कि 26 नवंबर से पहले ही हमले की प्लानिंग थी, लेकिन मुंबई हमले की तारीख टाल दी गई थी क्योंकि मुंबई में अरब सागर की लहरें उफान पर थी। आतंकी समंदर की लहरें शांत होने का इंतजार कर रहे थे। हाल ही में हुए खुलासे में ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान, आईएसआई, लश्कर तैयबा और तहव्वुर हुसैन राणा ने 26/11 से पहले ही इस आतंकी हमले को अंजाम देने की कोशिश की थी और बाकायदा प्लान भी तैयार हो चुका था, लेकिन समुद्र की उफनती लहरों के चलते उनके उस प्लान पर पानी फिर गया, जिसके बाद उन्होंने कई महीने इस बात का इंतजार किया कि जब भारतीय समंदर लहरें अपने उफान से शांत हो जाएगी उसके बाद इस तरह के हमले को जो है अंजाम दिया जाएगा। अमेरिकी जांच एजेंसियों ने इस बात का भी खुलासा किया है कि तहव्वुर राणा ने उनसे पूछताछ के दौरान झूठ बोला था कि उसे 26/11 हमले की जानकारी नहीं थी, मगर डेविड कैलमन हेडली ने तहव्वुर राणा के झूठ की पोल खोलकर रख दी। अमेरिकी जांच एजेंसियों ने बताया कि अप्रैल 2008 में ही हेडली 6 हफ्तों के लिए अमेरिका गया था। मई 2008 में हेडली ने तहव्वुर राणा से शिकागो में मुलाकात की थी। हेडली ने राणा से कहा कि मुंबई हमले को फिलहाल टाल दिया गया है। हेडली ने हमला टालने के पीछे समंदर की उफान को वजह बताया था। हेडली को लश्कर ने मार्च 2008 में ही बता दिया था कि मुंबई पर हमला करेंगे। हेडली ने राणा को यह भी बताया कि उसने मुंबई में किन जगहों की रेकी की थी। साथ ही हेडली ने ही राणा को जीपीएस डिवाइस के इस्तेमाल की जानकारी दी थी। अब एनआईए की टीम तहव्वुर राणा से यही सवाल पूछ रही है और 26/11 हमले से जुड़े तमाम राज उगलवा रही है ताकि हेडली के साथ साथ आईएसआई और लश्कर की तमाम साजिशों का पर्दाफाश किया जा सके। आतंकी तहव्वुर राणा से जुड़े हुए कुछ ऐसे अहम सबूत एनआईए ने कोर्ट में पेश किए, जिसमें ये बताया कि तहव्वुर राणा ने लश्कर तैयबा और हुजी 313 ब्रिगेड के साथ मिलकर न सिर्फ 26/11 की साजिश रची, बल्कि उनका मकसद 26/11 की तर्ज पर दिल्ली में भी एक बड़ा हमला करना था, जिसके लिए बाकायदा डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर राणा ने कई जगहों की रेकी की थी। तहव्वुर राणा लश्कर तैयबा और हुजी के साथ मिलकर 26/11 की तर्ज पर ही दिल्ली में भी एक बड़ा हमला प्लान कर रहा था। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। वहीं पाकिस्तान की साजिश के बाद अब बात बांग्लादेश की साजिश की, जहां की कट्टर सियासत में एक बार फिर भारत का नाम खुद की हालत ना संभलने के बावजूद बांग्लादेश भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश कर रहा है। अब मुद्दा बनाया गया वक्फ कानून। कभी भारत के खिलाफ बवाल, कभी गाजा के नाम पर सड़कों पर सैलाब, और इन सब के बीच आईएसआईएस के झंडे, अलकायदा के लिए नारेबाजी। भारत का एक और पड़ोसी देश अब कट्टरपंथियों का नया अड्डा बनता जा रहा है। बांग्लादेश एक ऐसा देश जो खुद लड़खड़ा रहा है, जहां कट्टरपंथी बेलगाम है, जहां हिंदुओं की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, जहां लोकतंत्र की सांसें उखड़ चुकी हैं। लेकिन अब वही बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा है। 23 अप्रैल को बांग्लादेश में हिंदुस्तान के खिलाफ विरोध मार्च का ऐलान किया गया। भारत में तो वक्फ के खिलाफ प्रोटेस्ट हो ही रहा है। अब बांग्लादेश भी भारत के कानून पर सवाल उठा रहा है। बांग्लादेश को पहले अपनी हालत संभालनी चाहिए, जहां हिंदुओं के घर जलाए जाते हैं, मंदिर तोड़े जाते हैं, सरेआम लूट, किडनैपिंग और मर्डर की वारदातें होती हैं। हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इजरायल के खिलाफ सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इन प्रदर्शनों में आईएसआईएस और अलकायदा के झंडे लहरा रहे थे। तो ढाका में आईएसआईएस के झंडे, अलकायदा की मौजूदगी, और अब अगला टारगेट भारत। बांग्लादेश की खिलाफत मजलिस पार्टी, एक इस्लामी कट्टरपंथी संगठन, ढाका में भारतीय दूतावास तक विरोध मार्च निकालेगा। इस संगठन के अध्यक्ष मौलाना ममनुल हक ने भारत सरकार पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। कहा गया है कि भारत मुसलमानों के खिलाफ जुल्म कर रहा है। सरकार वक्फ की जमीनें हथिया रही है, मुसलमानों के अधिकार छीन रही है। बांग्लादेश का एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन यूएनओ में भारत के खिलाफ शिकायत करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन यूएनओ में भारत की शिकायत करने से पहले
क्या इन्हें अपने देश के अल्पसंख्यकों की चीखें सुनाई नहीं देती? बांग्लादेश आज कट्टरपंथ की गिरफ्त में है। चाहे गाजा का समर्थन हो या भारत के खिलाफ नारेबाजी, हर मौके पर सड़कों पर वही चेहरों की भीड़ दिखती है। बांग्लादेश अगर ये सोच रहा है कि वो भारत के आंतरिक मामलों में टांग अड़ा सकता है तो कान खोलकर सुन ले, ये भारत है जो दुश्मनों को करारा जवाब देना जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर दिल्ली से, जहां 100 साल पुरानी दरगाह पर गाज गिरने वाली है। बुराड़ी इलाके में भूरे शाह रहमतुल्लाह की दरगाह है, वहां नोटिस लगा दिया गया। हालांकि दरगाह को अभी 15 दिन का वक्त दिया गया है, उसके बाद होना है बुलडोजर एक्शन। दिल्ली में 100 साल पुरानी दरगाह पर चलेगा बुलडोजर। 15 दिन बाद जमींदोज होगी भूरे शाह रहमतुल्लाह की दरगाह। दिल्ली के बुराड़ी में इस दरगाह को जमींदोज करने की तैयारी है। 100 साल पुरानी इस दरगाह पर डेमोलिशन का नोटिस चस्पा दिया गया है। नोटिस में बाबा भूरे शाह रहमतुल्लाह की दरगाह को हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। बताया ये जा रहा है सन 1978 की बाढ़ के बाद इस आस्थाने का निर्माण गांव के लोगों ने अपने खेतों की जमीन पर किया था, जिसके बाद ये धीरे धीरे एक चर्चित और एक प्रसिद्ध ये एक दरगाह बन गई और आसपास के लोगों की आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। लेकिन अब इस दरगाह को हटाने के जो नोटिस जारी किए गए हैं, उसके बाद यहाँ रहने वाले जो खादिम है वो चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। डिमोलिशन का नोटिस चस्पा होने के बाद दरगाह कमेटी के साथ साथ इलाके की मुस्लिम आबादी टेंशन में आ गई है। दरगाह के खादिम का कहना है कि दरगाह डेमोलिशन से पहले एक बार फिर दरगाह का निरीक्षण किया जाना चाहिए। यहाँ कोई पानी नहीं रुकता, दरगाह के अंदर ही जब पानी नहीं रुकता तो बाहर क्या रुकेगा। बुराड़ी के अंदर जो काम चल रहा था उसकी वजह से पानी रुका था। यहाँ के जो लोग हैं वो सब कुछ बता देंगे कितनी दरगाह की मान्यता है, कितनी उनकी इज्जत है बाबा की। यहाँ उर्स भी बढ़ता है साल के अंदर, और बुराड़ी, जहांगीरपुरी, संतनगर सब जगह से यहाँ पब्लिक आती है। दरअसल ये दरगाह एक नाले पर बना है और दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना नदी से जुड़ने वाले तमाम बड़े नालों से अतिक्रमण को हटाने के आदेश जारी किए हैं। ऐसे में बाबा भूरे शाह रहमतुल्लाह की दरगाह पर भी बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि दरगाह के खादिम की दलील है कि ये दरगाह मुकुंदपुर गांव की जमीन पर तब बनी थी जब ये नाला नहीं बल्कि एक नहर हुआ करती थी। ये 120 गज की जगह है दरगाह का अंदर का, तो बेशक मेहरबानी करके हाथ जोड़ के विनती है कि बाहर का अतिक्रम जो है अगर हटा दें, कि वो लोग बहन बेटी आती है तो वो गर्मी बहुत होती है, तो इसलिए वो बनाया गया है कि ना हमने जगह घेर रखी है, बस बैठने के लिए सुविधा बना रखी है, कोई ऐसा नहीं है। फिलहाल दरगाह पर नोटिस को लेकर इलाके की मुस्लिम आबादी कोर्ट जाने की तैयारी में है, जिसके लिए इनके पास 15 दिनों का ही वक्त है, क्योंकि उसके बाद बुलडोजर चलना तय है। दिल्ली से जी मीडिया के लिए नसीम अहमद की रिपोर्ट। और आज संभल की दरगाह पर भी एक बड़ी खबर आई। यहाँ की मशहूर जनेटा दरगाह में अवैध रूप से अस्पताल था। छापेमारी हुई तो एक्सपायरी डेट की दवाइयां उस अस्पताल में मिली। प्रशासन ने दरगाह के अंदर चल रहे अस्पताल को सील किया और संभल प्रशासन ने दरगाह के आसपास की जमीन की पैमाइश की। और उसी के बाद अंदेशा ये कि क्या जुमा मस्जिद के बाद अब संभल की इस दरगाह पर भी मुसीबत मंडरा रही है। यूपी के संभल में एक एक कर भाईजान के गड़बड़ झाले की पोल खुलती जा रही है। पहले जुमा मस्जिद पर एएसआई के सर्वे से तलवार लटकी हुई है और अब जनेटा शरीफ की मशहूर दरगाह पर मुसीबत मंडरा रही है। दरअसल संभल की मशहूर दरगाह जनेटा शरीफ को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। वक्फ संपत्तियों की जांच कर रही जिला प्रशासन ने दरगाह कमेटी की भू माफिया वाली साजिश को बेपर्दा कर दिया। जांच में पता चला है कि दरगाह प्रशासन ने आसपास की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था, जिसकी पैमाइश के लिए आज लाव लश्कर के साथ टीम पहुंच गई। आज उसी की जांच करने के लिए मैं और एसडीएम साहब भी आए हैं। सर, ये भी शिकायत आई है कि अंदर एक अवैध अस्पताल भी चल रहा है।
हाँ, ये भी शिकायत है कि अस्पताल चल रहा है। क्या उसकी भी जांच की जाएगी? हाँ, उसकी भी की जाएगी। और फिलहाल जो यहाँ पर ये एक पल्लू की टीम पूरी पहुंची है, पैमाइश कर रही है। इसमें पैमाइश के दायरे में कौन कौन से स्थान है? जैसे तालाब है और मुसाफिर खाना है, काफ़ी अन्य स्थान। क्या तालाब है, ईदगाह है, जो कहा जा रहा है वक्त की संपत्ति है वो है, ये पूरी जाँच की जाएगी। जांच के बाद सबसे बड़ी बात जो सामने आई वो ये थी कि दरगाह के भीतर अवैध अस्पताल चल रहा था और तो और अस्पताल में दी जाने वाली कई दवाइयां एक्सपायर थीं। यानी दरगाह के अवैध अस्पताल में लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा था। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद चंदौसी के तहसीलदार और एसडीएम ने खुद दरगाह में छापेमारी की और जिला प्रशासन ने ऑन द स्पॉट फैसला लेते हुए अवैध अस्पताल को सील कर दिया। जनेटा में जब पैमाइश करने के लिए टीम पहुंची तो यहां पता चला कि यहां पर अवैध रूप से भी एक अस्पताल चल रहा है। एसडीएम यहां पर पहुंची है, स्वास्थ्य विभाग की टीम है। मैम, यहां पर आप लोग पहुंची तो ये अस्पताल चल रहा है, कैसे अवैध रूप से चल रहा था, क्या जानकारी मिली? हम लोग को यही शिकायत मिली थी कि यहाँ जनेटा में अवैध रूप से बिना किसी रजिस्ट्रेशन के कोई एक है व्यक्ति जो वो ट्रीटमेंट देते हैं, वो उसी की हम लोग जाँच के लिए यहाँ पर आए। यहाँ पे आप लोगों ने दवाइयाँ भी देखी, कुछ एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ किस तरह हाँ, तो कुछ तीन चार दवाइयाँ मिली जो होम्योपैथिक और एलोपैथिक है, जो जिनकी डेट एक्सपायर हो चुकी है। जनेटा शरीफ दरगाह के अंदर बने अवैध अस्पताल पर प्रशासन की पूरी कार्रवाई जी न्यूज के कैमरे पर रिकॉर्ड हुई। देखेंगे ये दरगाह का ये वो कक्ष है जहाँ पर अवैध अस्पताल संचालित किया जा रहा था और यहाँ पर धर्मगुरु वो बैठते थे। अब देखेंगे कि यहाँ पर टीम पहुँच चुकी है और टीम जो है इस अवैध अस्पताल को सील करने का काम कर रही है। और राजनीति में फिलहाल सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। नमस्कार।